सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वैसे तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ब्रीफली जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्स वेबर एंड द ब्यूरोक्रेसी मॉडल, यानी कि मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल दिया है उसे। दिस लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली डिजाइन फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग यूपीएससी एंड एनटीए यूजीसी नेट एंड जीआरएफ एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन जरूर आता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से होते हैं और उनमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके मैक्स वेबर पे होते हैं। ये लेक्चर उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी मास्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में उनके पास है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरे यानी कि लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ, यानी कि नौकरशाही प्रतिमान या ब्यूरोक्रेसी मॉडल बाय मैक्स वेबर। नौकरशाही के मॉडल को हमेशा से ही मैक्स वेबर के साथ जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि नौकरशाही के सिद्धांत को प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग माना जाता है। तो चलिए जानते हैं मैक्स वेबर के अनुसार क्या है नौकरशाही। तो हम इन्हें कुछ पॉइंट से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, समाज के संगठन के मूल में शक्ति और प्रभुत्व ही है। यहां पर मैक्स वेबर कहना चाहते हैं किसी भी समाज में कोई भी संगठन हो, उसका कोर इशू हमेशा से ही शक्ति और प्रभुत्व रहा है। पॉइंट नंबर 2, मूल्य सहभागिता के कारण ये सत्ता, नेतृत्व और औचित्यपूर्ण बन जाती है। यहां पर सहभागिता यानी कि कोऑर्डिनेशन पर मैक्स वेबर ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो चलिए चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है प्रभुत्व का अर्थ। यहां पर मैक्स वेबर ने प्रभुत्व के अर्थ के रूप में नियंत्रण पर आधारित शक्ति पर अधिक बल दिया है, यानी कि वह शक्ति जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। प्रभुत्व का बेसिक स्ट्रक्चर वहीं से शुरू होता है। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ और जानते हैं वेबर के अनुसार प्रभुत्व के कितने प्रकार हैं। यहां पर आपके कॉम्पिटिटिव के लिए भी एक क्वेश्चन बन जाता है जिसे हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। पॉइंट नंबर 1, पारंपरिक प्रभुत्व। पॉइंट नंबर 2, श्रद्धा पर आधारित प्रभुत्व। पॉइंट नंबर 3, वैज्ञानिक तथा कानूनी प्रभुत्व। और इसी प्रभुत्व का संबंध नौकरशाही से है, जिसमें उद्देश्यों की उचित प्राप्ति के लिए नौकरशाही बहुत आवश्यक तत्व के रूप में देखी जाती है। क्योंकि ये लेक्चर जो भी लोग देख रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वह ग्रेजुएशन या एमए के स्टूडेंट्स हैं, तो इन 3 पॉइंट्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करने का यहाँ पर कोई भी तर्क नहीं है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार वेबर के अनुसार प्रभुत्व से संबंध नहीं रखता है। आपके सामने ऑप्शंस कुछ भी हों, अगर ये 3 ऑप्शंस हैं और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तो वो आपका आंसर होगा। यानी कि मैक्स वेबर ने प्रभुत्व के 3 प्रकार बताए हैं। चलिए उसे एक बार रिवाइव कर लेते हैं। पहला पारंपरिक प्रभुत्व, दूसरा श्रद्धा पर आधारित प्रभुत्व और तीसरा वैज्ञानिक तथा कानूनी प्रभुत्व। तो चलिए लेक्चर को बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं वेबर द्वारा नौकरशाही की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। पॉइंट नंबर 1, कार्यों का विभाजन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। यहां पर मैक्स वेबर का मानना है कि किसी भी एक काम को बार बार करने से उस काम को करने वाले व्यक्ति की कुशलता में बहुत विकास होता है और वह उस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, पद क्रम की परंपरा यानी कि हायरार्किकल सिस्टम। इसके अंतर्गत मैक्स वेबर का मानना है कि किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी संगठन में बहुत सारे ब्लॉक्स काम करते हैं, बहुत सारी बॉडीज काम करती है और हर बॉडी किसी न किसी के अंडर काम करती है, यानी कि ऊपर वाला नीचे वालों की देख रेख में ही कार्य करता है। तो चलिए चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, यानी कि प्रबंधन व्यवस्था, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मैनेजमेंट सिस्टम।
वेबर के अनुसार किसी भी संगठन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमें दस्तावेजों तथा फाइलों की जरूरत होती है, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो इन सब की व्यवस्था करेगा। पॉइंट नंबर 4, कर्मचारियों का चयन उसकी योग्यता पर आधारित होना चाहिए। यहां पर मैक्स वेबर के द्वारा लाल फीताशाही और भाई भतीजावाद को अलग करके एक नए सिस्टम को बनाया गया, जिसके अंतर्गत अगर आप योग्य हैं तो आप अपना पद संभाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, यानी पॉइंट नंबर 5, नौकरशाही के सदस्य के रूप में रोजगार को प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका बना लेता है, यानी कि अपनी फंडामेंटल नीड्स को पूरा करने के लिए वह इसे अपनी आजीविका बना लेता है। आशा करता हूं कि आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है पॉइंट 6, कर्मचारियों को निश्चित वेतन के रूप में परिश्रम दिया जाए। यहाँ पर मैक्स वेबर ने विशेष ध्यान दिया है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, यानी कि जैसा वो काम करता है उसके हिसाब से वेतन या परिश्रम दिया जाना चाहिए, ताकि वह कार्यों को अच्छे ढंग से कर सके। पॉइंट नंबर 7, प्रबंध द्वारा निर्धारित कुछ नियम है जिनका ज्ञान सभी कर्मचारियों को होना चाहिए, यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी समाज में, किसी भी संगठन में हम पूर्व निर्धारित कुछ नियमों को बनाते हैं और उन सभी नियमों का जो ज्ञान है वो प्रत्येक कर्मचारी को होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, कर्मचारियों से यह आशा की जाती है कि व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के बिना वह अपने कार्य को करे, यानी कि उसकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद से किसी भी संगठन का कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट पॉइंट के रूप में वेबर कहते हैं, नौकरशाही अत्यंत कार्यकुशल संगठन है और उपरोक्त बिंदुओं के द्वारा इसे और भी ज्यादा कार्यकुशल बनाया जा सकता है। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नौकरशाही के लाभ की तरफ। अगर आपने वेबर की नौकरशाही की विशेषताओं को अच्छे से समझ लिया होगा तो यहाँ पर लाभ को समझना भी उतना ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इसे समझते हैं कुछ पॉइंट्स के रूप में। सबसे पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि नौकरशाही का जो लाभ है वह है श्रम विभाजन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य जो है वो पता है। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं उच्च मात्रा विशेषीकरण संभव हो जाता है, यानी कि यहां से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं पदों का पद सोपान, यानी कि हर व्यक्ति जिस पद पर काम कर रहा है उस कर्मचारी को अपनी हैसियत पता है कि उसके अंडर क्या काम आता है। नेक्स्ट है पिरामिड व्यवस्था, यानी कि यह व्यवस्था नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों की तरफ चलती है। पॉइंट नंबर 5 के रूप में हम देख सकते हैं सत्ता संरचना व संचालन में एक रूपता आती है, यानी कि अगर सभी को अपने काम पता है तो कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं प्रत्येक विशिष्ट अधिकारी अपने अधीनस्थ के निर्णय एवं कार्यों के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जो भी काम किसी व्यक्ति को या कर्मचारी को दिया गया है वह किसी न किसी ऑर्डर के रूप में उस तक पहुंचा है और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। मैक्स वेबर की नौकरशाही के अंतिम लाभ के रूप में हम देख सकते हैं संचालन में निरंतरता व स्थायित्व बन जाता है, यानी कि कोई भी संगठन अगर इन सभी कार्यों को करता है तो एक निरंतरता यानी कि एक कंटिन्यूटी बन जाती है और जिसके कारण कोई भी संगठन स्थायित्व यानी कि एक स्टेबल संस्था के रूप में कार्य कर सकता है। तो आशा करता हूं कि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है नौकरशाही के उदय के कारण। मैक्स वेबर के अनुसार अतीत से ही नौकरशाही रही है, यानी कि हम क्लासिकल टाइम की बात करें, मॉडर्न टाइम की बात करें या मिडवल टाइम की बात करें, हर समय में ही नौकरशाही जो है वह विद्यमान रही है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं प्राचीन मिस्र में, रोम में, चीन के प्रशासकों में धीरे धीरे नौकरशाही मानव के हर क्षेत्र में घुसती चली गई। इसी की पहचान एवं विवेचन मैक्स वेबर ने किया है, जो कि निम्नलिखित है। मैक्स वेबर इसे एक सीक्वेंस से बताने की कोशिश करते हैं और वो इसके 5 चरण बताते हैं। इसका पहला चरण है मुद्रा अर्थव्यवस्था का उदय, यानी कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली को समाप्त किया गया। वस्तु विनिमय प्रणाली जिसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों या सामानों का आदान प्रदान करते थे, उसको समाप्त करके जब मुद्रा अर्थव्यवस्था का उदय हुआ तभी से नौकरशाही शुरू हुई। इस समय में अब
वस्तु के बदले मुद्रा का आदान प्रदान किया जाने लगा। दूसरे चरण में वह कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय, यानी कि जब कैपिटलिज्म का उदय होता है तो वहां से नौकरशाही के लिए दूसरा कदम शुरू होता है। तीसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं यूरोपीय जनसंख्या में वृद्धि। जैसे जैसे यूरोप में जनसंख्या की वृद्धि होती है वैसे वैसे वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियों की, बहुत सारे कारखानों की, बहुत सारे संगठनों की ज़रूरत होती है और इसलिए भी नौकरशाही का उदय हुआ। चौथे चरण में वे कहते हैं जटिल प्रशासनिक समस्याएं, यानी कि जब भी हम प्रशासन कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी जटिल समस्याएं आ रही थी, तो उन सभी का समाधान जो है वह मैक्स वेबर के द्वारा किया गया और इन सभी जटिल प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए नौकरशाही का उदय हुआ। पांचवें चरण के रूप में मैक्स वेबर बताते हैं कि संचार के आधुनिक साधनों एवं संसाधनों के द्वारा ही नौकरशाही इतना विस्तार कर पाई। तो आशा करता हूं कि आप दी गई जानकारी को अच्छे से समझ पाए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।